खुले में नमाज पढ़ने के मामले में अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने खुले में नमाज पढ़ने को गलत बताया और धार्मिक स्थलों के अंदर ही नमाज पढ़ने की अपील की। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद प्रशासन ने 37 जगहों पर खुले में नमाज पढ़ने की परमिशन को भी रद्द कर दिया। ये सारी चीज धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहां जाकर के करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी। तुर्की की संसद में सांसद बीच कार्यवाही में आपस में भिड़ गए। जिस दौरान यह घटना हुई उस वक्त संसद में बजट पर बहस चल रही थी, लेकिन आरोप है कि बहस करते करते नेता तू तड़ाक पर आ गए और तुर्की के गृह मंत्री ने विपक्ष के एक नेता की बेइज्जती कर दी, जिसके बाद मामला गर्मा गया और दोनों तरफ के सांसद अपनी सीटें छोड़कर आगे की तरफ आ गए। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें तुर्की की सत्ताधारी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल के दर्जनों सांसद एक दूसरे पर टूटे दिखे। शब्दों की लड़ाई हाथापाई में बदल गई और थप्पड़ घूंसे चलते नजर आए। इतने लोग आपस में लड़ते दिखे कि भीड़ में समझ ही नहीं आया कि कौन किसे मार रहा है। पीछे से कुछ सांसद झगड़ा शांत कराने के लिए आगे भी आए, लेकिन मामला थमा दिमाग की गर्मी लात घूंसों के जरिए बाहर निकलने के बाद ही। यूपी में मिशन 2022 के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मेरठ में 25,000 बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र देंगे। इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे और बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। पाकिस्तान की भारी बेइज्जती करने वाला एक नया वीडियो वायरल हो गया। वहां के लाहौर में एक ट्रेन के ड्राइवर का बीच सफर में दही खाने का ऐसा मन हुआ कि उसने मुसाफिरों से भरी ट्रेन एक बाजार के पास रोक दी और अपने असिस्टेंट को वहां से दही खरीदने भेज दिया, जिसका वीडियो इतना वायरल हुआ कि हर जगह पाकिस्तान रेलवे की किरकिरी होने लगी। वीडियो में एक शख्स बाजार से दही लाता भी दिखा और उसके इंतजार में सामने खड़ी ट्रेन के चक्के थमे नजर आए। वीडियो में सुनाई दे रही आवाज से साफ हुआ कि वो शख्स कोई आम खरीदार नहीं बल्कि रेलवे का कर्मचारी है। ये पाकिस्तान रेलवे का ट्रेन बीच में रोककर स्वैग देखें इनका आप। असिस्टेंट ड्राइवर जब दही लेकर ट्रेन में चढ़ा तब जाकर ट्रेन चली। ट्रेन बीच में रोक के तो जनाब दही लेने उतरे, अम्मी जी ने दही लेने भेज दिया। ट्रेन को बिना स्टेशन के बेवजह पटरी पर रुका देखना आसपास के लोगों को भी खटका। जब उन्हें पता चला कि ट्रेन का असिस्टेंट ड्राइवर दही लेने गया है तो एक शख्स ने उसका वीडियो बना लिया और पाकिस्तान की पोल पट्टी खुल गई। ये जनाब जी जा रहे हैं, घर से दही लेने निकले हैं ये। हालांकि वीडियो वायरल होते ही पाकिस्तान के रेल मंत्री ने ड्राइवर और उसके असिस्टेंट दोनों को सस्पेंड कर दिया। बड़ी खबर आ रही है न्यूजीलैंड से। वहां की सरकार ने फैसला किया है कि साल 2008 के बाद पैदा हुआ कोई भी शख्स अपनी जिंदगी में कभी भी सिगरेट या कोई भी दूसरा तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद पाएगा। यानी न्यूजीलैंड ने अपनी देश की आने वाली पीढ़ी के लिए सिगरेट पर बैन लगाने की तैयारी कर ली है। उम्मीद है कि अगले साल तक इस फैसले को कानून बनाकर पास कर दिया जाएगा, जिसका असर यह होगा कि नई पीढ़ी को तंबाकू बेचा ही नहीं जा सकेगा। न्यूजीलैंड की सरकार की कोशिश है कि उसके देश के जवान लोग सिगरेट पीना कभी शुरू ही ना करें। अभी न्यूजीलैंड की वयस्क आबादी के 13% लोग धूम्रपान करते हैं, लेकिन वहां की सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक इसे घटाकर 5% तक लाया जाए। इसके अलावा ये फैसले के तहत न्यूजीलैंड में अब सिगरेट सुपरमार्केट में भी नहीं बिक पाएगी। वहां इतने सख्त नियम जारी कर दिए गए हैं कि सिगरेट बेचने वाले जो दुकानें अभी 8,000 के करीब हैं, उनकी तादाद गिरकर 500 से भी कम रह जाएगी। हालांकि वहां इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इससे सिगरेट पीने पर लगाम लगे या ना लगे, उसकी कालाबाजारी जरूर शुरू हो जाएगी। हालांकि ये दूसरा पहलू है, लेकिन एक पहल इसे कहा जा सकता है जो कि न्यूजीलैंड की सरकार ने की है और सिगरेट पर एक्शन लिया गया है कि जो 2008 के बाद पैदा हुए हैं वो सिगरेट कभी नहीं पी पाएंगे। ये फैसला न्यूजीलैंड की सरकार ने किया है। यानी न्यूजीलैंड ने अपने देश की आने वाली पीढ़ी के लिए सिगरेट पर बैन लगाने की तैयारी कर ली है और फैसला लिया है कि साल 2008 के बाद पैदा हुआ कोई भी शख्स न्यूजीलैंड में अपनी जिंदगी में कभी भी सिगरेट या कोई दूसरा तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद पाएगा। उम्मीद है कि अगले साल तक इस फैसले को कानून बनाकर पास कर दिया जाएगा, जिससे नई पीढ़ी को तंबाकू बेचा ही नहीं जा सकेगा।
न्यूजीलैंड की सरकार की कोशिश है कि उसके यहाँ जवान लोग सिगरेट पीना कभी शुरू ही ना कर पाए। अभी न्यूजीलैंड की वयस्क आबादी के 13% लोग धूम्रपान करते हैं, लेकिन वहां की सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक इसको घटाकर 5% कर दिया जाए। इसके अलावा यह भी फैसला किया गया है कि न्यूजीलैंड में अब सिगरेट सुपरमार्केट में नहीं बिक पाएगी। वहां इतने सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं कि वहां सिगरेट बेचने वाली जो दुकानें अभी 8000 के करीब है, उनकी तादाद गिरकर 500 से भी कम रह जाएगी। हालांकि सरकार के फैसले के बाद इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इससे सिगरेट पीने पर लगाम लगे या ना लगे, उसकी कालाबाजारी जरूर शुरू हो जाएगी। यूपी के कानपुर में एक बच्चे को गोद में लिए शख्स को पीटने के आरोपी इंस्पेक्टर पर कार्रवाई हुई और उसे निलंबित कर दिया गया। वहां के जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और अस्पताल के गेट पर ताला जड़कर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों को वहां से हटाने के लिए डंडे उठा लिए। इसी दौरान उनके सामने प्रदर्शन में शामिल एक ऐसा शख्स आया जिसकी गोद में बच्चा था, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाता इंस्पेक्टर नहीं रुका और उसने उसे पीटना शुरू कर दिया। पुलिस के डंडे खा रहा शख्स चीखता रहा कि बच्चे को चोट लग जाएगी, लेकिन पुलिस वाले के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। यही नहीं, पुलिस वाले ने उस शख्स को बच्चे समेत अपने साथ ले जाने की भी कोशिश की। लेकिन इस कोशिश में खींचतान शुरू हो गई। बच्चा भी रोने लगा, लेकिन पुलिस वालों ने इस बात की परवाह तक नहीं की और उस शख्स को बच्चे समेत खींचने लगे। बहुत मिन्नतें करने के बाद पुलिस ने उस शख्स को अपने बच्चे समेत जाने दिया, लेकिन इस मामले को तूल पकड़ने में देर नहीं लगी और देखते ही देखते इस पर सियासत शुरू हो गई। विपक्ष ने इस मुद्दे की आड़ में राज्य सरकार पर निशाना साधा और बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगा दिया। समाजवादी पार्टी के सुर भी ऐसे ही नजर आए। हम समझते हैं कि इन सब घटनाओं के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिम्मेदार है। इसी बीच खबर आई कि आरोपी इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे मामले में पुलिस के ऊपर बहुत कठोरता से कार्रवाई करते हुए निलंबित करने का काम किया गया और ये निर्देश किए गए हैं। कानपुर के जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने सरकारी आवास में पानी भरने की समस्या पर यह सारा बवाल किया था, जिसके बाद पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बहुत बड़ी वार्निंग है ठंड पर। अगले 24 से 48 घंटे में दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ने वाली है। दिल्ली में एक दिन पहले न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है, यानी सबसे ठंडा दिन रहा था, जो आने वाले दिनों में और गिरने वाला है। मतलब कड़ाके की ठंड के लिए लोगों को तैयार रहना होगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है, लेकिन उत्तर भारत के लिए जहां ठंड मुसीबत बनने वाली है, तो वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में फिर से बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने जिन राज्यों में बादल बरसने का अनुमान जताया है, उनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल शामिल है। इसके अलावा उड़ीसा और कर्नाटक में भी बारिश हो सकती है। पिछले महीने भी लगभग हर हफ्ते दक्षिण भारत में बादल बरसते रहे और इस महीने के लिए भी अलर्ट जारी किया जा चुका है। यानी मौसम का डबल वार होने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है उसके मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे में दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ने वाली है। दिल्ली में तो एक दिन पहले न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम है, जो आने वाले दिनों में और गिरने वाला है। यानी कड़ाके की ठंड के लिए लोगों को तैयार रहना होगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है, लेकिन उत्तर भारत के लिए जहां ठंड मुसीबत बनने वाली है, तो वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में फिर बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने जिन राज्यों में बादल बरसने का अनुमान जताया है, उनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल शामिल है। इनके अलावा उड़ीसा और कर्नाटक में भी बारिश हो सकती है। पिछले महीने भी लगभग हर हफ्ते दक्षिण भारत में बादल बरसते रहे और इस महीने के लिए भी अलर्ट जारी किया जा चुका है। बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का, क्योंकि मौसम विभाग जो लगातार चेतावनी दे रहा है, उससे अरब सागर से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी पैदा हो रहा है, जो 3 से 4 दिन में उत्तर भारत में पहुंचेगा। गोवा में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में पहुंची प्रियंका गांधी ने मांड नाम का पारंपरिक डांस किया। अपने एक दिन के गोवा दौरे पर वो वहां के एक गांव में पहुंची, जहां उन्होंने आदिवासी समुदाय की महिलाओं के साथ मांड नाम का पारंपरिक डांस किया। वो आदिवासी महिलाओं के साथ मुस्कुराते हुए ताल से ताल मिलाकर थिरकी।
प्रियंका ने इस बारे में ट्वीट भी किया और लिखा कि उन्होंने आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ उनकी संस्कृति से जुड़ी ढेर सारी बातें की, जबकि बीजेपी ने प्रियंका पर निशाना साधा। पार्टी नेता अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा कि ऐसे समय में जब पूरा देश सीडीएस के निधन का शोक मना रहा है, प्रियंका गांधी गोवा में डांस कर रही हैं। यूपी के बिजनौर से चौंकाने वाला मामला सामने आया। वहां एक लड़के को अपने जन्मदिन पर तमंचे से केक काटना महंगा पड़ गया। उसका वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पुलिस ने उस पर एक्शन ले लिया और जन्मदिन को यादगार बनाने की कोशिश उसके लिए भारी पड़ गई। वीडियो में एक मोटरसाइकिल पर कई केक रखे दिखाई दिए, जिससे ठीक बगल में लड़का खड़ा उसके नजर आया। कुछ लोग उसका वीडियो बना रहे थे, जिनकी तरफ इशारा करते हुए उसने केक में गोली दागी और अपना जन्मदिन मनाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही पहुंचा, पुलिस ने इसकी तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद अवैध तमंचे के साथ गुलाब नाम के लड़के को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अपने 100 सांसदों और मंत्रियों को चुनाव वाले राज्यों में लगाएगी, जिनसे कहा गया है कि वो शीतकालीन सत्र के बाकी बचे दिनों में संसद आने के बजाय उन राज्यों में काम करें जहां की जिम्मेदारी उनको दी गई है। 23 दिसंबर को शीतकालीन सत्र खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही सबको काम का जिम्मा बीजेपी ने सौंप दिया है। सूत्रों के मुताबिक असम और पूर्वोत्तर के सांसद मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए मोर्चा संभालेंगे, जबकि महाराष्ट्र के सांसदों को गोवा की जिम्मेदारी दी गई। तो वहीं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के सांसद पंजाब में डेरा डालेंगे। इनके अलावा बाकी राज्यों के सांसद और मंत्री उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड भेजे जाने हैं, जिनसे विधानसभा चुनाव तक इन्हीं राज्यों में रहने के लिए कहा गया है। इनके अलावा बिहार बीजेपी को उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के 16 जिलों की जिम्मेदारी अलग से दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भरोसा दिया है कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर सरकार की पूरी नजर है। देश में ओमिक्रॉन की परिस्थिति को देखें तो टोटल 25 केसेस हैं। अभी तक जो भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस देश में डिटेक्ट किए गए हैं, उनमें मुख्यतः माइल्ड सिम्टम्स ही पाए गए हैं। मिस्र के गीजा में आई रेत की आंधी ने पल भर में शहर को अपनी आगोश में ले लिया। इसकी वजह से वहां विजिबिलिटी काफी कम हो गई और वो पूरा इलाका धूल के गुबार से भर गया। वहां की ज्यादातर इमारतें इस रेत की आंधी में लिपटी दिखीं, जबकि आसमान से सूरज भी अचानक गायब हो गया। इसके बाद चली तेज हवाओं ने मुश्किलें और बढ़ा दी। इस आंधी का सड़कों पर भी असर पड़ा। वहां कुछ मीटर के बाद दिखना बंद हो गया, जिससे गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ती नजर आईं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम इलाके में सुलगते जंगल लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गए। वहां पर्थ के पास जंगलों में ऐसी आग भड़की कि रिहायशी इलाकों को खाली करने की चेतावनी जारी करनी पड़ी, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी वहां से उठता धुआं। इस धुएं ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से कुछ दिनों के लिए उस इलाके को छोड़कर दूसरी जगह रहने की अपील की। इस बीच कुछ लोग वहां जंगलों की तरफ भी जाते नजर आए, तो वहीं कुछ लोगों ने अपनी कार की छत पर बैठकर जंगल से उठते धुएं का वीडियो बनाया। बिहार के छपरा से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक पालतू हाथी ने गुस्से में आकर अपने महावत को ही मौत के घाट उतार दिया। बताया गया कि हाथी सुबह चारा खाने के लिए खेत में गया था, जहां उसके पैर में चोट लग गई, जिससे वो बौखला गया और उसने पहले महावत के लड़के को उठाकर पटका और फिर उसे बचाने के लिए आगे आए महावत को भी पैरों तले रौंद दिया। इसके बाद गांव के लोगों ने उसे काबू में करने के लिए कई कोशिशें की। कुछ लोग उसे डंडा दिखाकर डराते रहे ताकि वो गांव की तरफ न आने पाए। हालांकि चोट लगने के काफी देर बाद तक भी हाथी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इस दौरान उसने कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया। हालांकि गांव के लोगों का शोर मचाना और डंडे से डराना आखिरकार काम आया, जिसके बाद हाथी खेत से दूसरी तरफ भागता दिखाई दिया। पंजाब के मानसा में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की जनसभा में जमकर हंगामा हुआ। इसकी शुरुआत तब हुई जहां नौकरी की मांग पर कई अभ्यर्थियों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस एक्शन में आ गई। उसने नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। कई लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस बीच जवान ही नहीं, पुलिस का एक अधिकारी भी डंडे से उन लोगों को पीटता नजर आया। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। वो लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। इसके बावजूद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर अपनी गाड़ी में बैठा दिया। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर का दिल्ली में अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर बराड स्क्वायर में रखा गया।
जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। एनएसए अजीत डोभाल ने भी ब्रिगेडियर लीडर को आखिरी सलाम किया। बराड़ स्क्वायर में उनके अंतिम दर्शन के लिए सेना के आला अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन उनकी पत्नी और बेटी जैसे ही वहां पहुंची, लोगों की आंखें नम हो गईं। परिवार के लोग इस भावुक लम्हे में खुद को रोने से नहीं रोक पाए, लेकिन रुला देने वाले इस माहौल में ब्रिगेडियर लीडर की बेटी की बातें सुनकर सीना गर्व से चौड़ा हो गया। हर बेटी को लगता है उनके पापा सबसे बड़ी हीरो होते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, जैसे हर बेटी के पापा उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। और बहुत कुछ रह गया था देखने के लिए, पर देश के लिए गए हैं तो देश से बहुत उम्मीद है हमें। अंतिम दर्शन के बाद वो पंचतत्व में विलीन हो गए। इससे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ब्रिगेडियर एलएस लीडर सीडीएस जनरल बिपिन रावत के रक्षा सहायक के तौर पर काम कर चुके थे और उनके अच्छे काम की वजह से उन्हें प्रमोशन भी मिलने वाला था। मूर्तिकार नरेश कुमावत ने दिवंगत जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी मूर्ति बनाई। भगवान राम की 250 मीटर ऊंची मूर्ति बना रहे नरेश कुमावत अब तक 250 शहीदों की मूर्ति बना चुके हैं और हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के शहीद होने की खबर मिलते ही उन्होंने जनरल रावत की मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। मूर्ति बनकर तैयार हो गई है, जो बिल्कुल ऐसी है जैसे खुद जनरल रावत सामने हो। उनकी इस कला को देखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग भी पहुंचे। नरेश कुमावत का दावा है कि वो हर शहीद की मूर्ति बनाते हुए ये कामना करते हैं कि उन्होंने कोई और ऐसी मूर्ति ना बनानी पड़े। कहते हैं योद्धा कभी जाते नहीं है, योद्धा हमारे बीच ही रहते हैं। मेरा ये प्रयास है कि सीडीएस जनरल विपिन रावत हमेशा हमारे बीच रहे। ये श्रद्धांजलि स्वरूप मैंने उनका स्कल्पचर तैयार किया है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने भी दावा किया कि ऐसी मूर्तियां आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति की प्रेरणा देंगी। नरेश जी ने कहा कि मैं इस तरह की कलाकृति बना रहा हूं, मैंने आज आकर देखी और जिस प्रकार से शिद्दत के साथ 2 दिन में उन्होंने ये मूर्ति बनाई है, निश्चित रूप से आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देगी। इजराइल के पूर्वी यरूशलेम में एक महिला पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें वो घायल हो गई। इस हमले का आरोप फिलिस्तीन की एक नाबालिग लड़की पर लगा, जिसके विरोध में कुछ लोगों ने वहां एक मार्च निकाला और आरोपी को मौत की सजा देने की मांग की। सड़कों पर उतरे इन प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन को देखते हुए वहां बड़ी संख्या में पुलिस वाले तैनात दिखे, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की। मगर बात बनने की बजाय और बिगड़ गई। इसके बाद पुलिस और कुछ प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। करीब 1 साल से चले आ रहे किसान आंदोलन को वापस किए जाने के बाद आज दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से किसान अपने घरों को लौट जाएंगे। आंदोलन खत्म होने के बाद ये सभी किसान 13 दिसंबर को स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने जाएंगे। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद 15 दिसंबर से हरियाणा के सभी टोल प्लाजा भी खोल दिए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 जनवरी को एक बैठक कर आंदोलन पर आगे की रणनीति की समीक्षा करने का ऐलान किया है। किसान आंदोलन के दौरान ये जगह एक शहर सा बन गया था, जहां पर चलती फिरती दुकानें भी थीं और रहने के लिए झोपड़ियां भी बन गई थीं। अब ये शहर सिमट रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो दोबारा यहाँ आकर अपना शहर फिर से बसा सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने बीच सड़क पर एक आदमी को गोली मार दी। हमले के पीछे प्रॉपर्टी के झगड़े को वजह बताया गया, लेकिन दिन दहाड़े हुए इस गोलीकांड से उस इलाके के लोग दहशत में आ गए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक आदमी अपनी बाइक पर जाता दिखा। तभी सामने से आ रहे एक हमलावर ने उसे बाइक समेत जमीन पर गिरा दिया। इससे पहले कि जमीन पर गिरा वो आदमी कुछ समझ पाता, तभी पीछे से आए बाकी बदमाशों ने उस पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले के बाद वो सभी आरोपी वहां से फरार हो गए, जबकि घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जमशेदपुर में पुलिस ने नाबालिग बच्चों की मदद से चोरी करने वाले गिरोह के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस ने नाबालिग बच्चों की मदद से चोरी करने वाले गिरोह के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि ये लोग शादी समारोह में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके पास से सोने के गहने और कई मोबाइल बरामद किए। मध्य प्रदेश के मालवा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप वैन को टक्कर मार दी।
ये टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप वैन आगे चल रही ट्रक से जाकर टकरा गई। हादसे में पिकअप में बैठे 4 लोग बुरी तरह फंस गए, जिन्हें काफी देर की कोशिश के बाद बाहर निकाला जा सका। मध्य प्रदेश के सीधी में एक आदमी पर पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा। आरोप है कि पारिवारिक कलह से तंग आकर आदमी ने पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पुलिस ने अवैध तरीके से चलाई जा रही हथियारों की फैक्ट्री का पता लगाया। इस फैक्ट्री से भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए। पुलिस ने फैक्ट्री में काम करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 लोग पुलिस को देखते ही वहां से भाग गए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हथियार के बल पर करीब 5 लाख रुपए लूटने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने करीब 3 लाख रुपए कैश और अवैध हथियार भी बरामद किए। मानव तस्करी के मामले में ईडी ने रांची से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये आदमी लड़कियों को अच्छी नौकरी दिलाने के नाम पर बड़े शहरों में लाकर बेच दिया करता था। मध्य प्रदेश के देवास में यूरिया नहीं मिलने से खफा किसानों ने इंदौर भोपाल हाईवे पर जैम लगा दिया। साथ ही सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। हंगामे की जानकारी मिलते ही कई अधिकारी किसानों को समझाने पहुंचे और जल्द खाद दिलवाने का भरोसा देकर जाम खुलवाया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत दूसरे मंदिरों के प्रबंधन के लिए बनाया गया देवस्थान बोर्ड एक्ट आज भंग कर दिया जाएगा। इस एक्ट को लेकर तीर्थ पुरोहित लगातार खफा थे और सरकार से इसे वापस लेने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने विधानसभा में इसे निरस्त करने वाला विधेयक पेश किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े कई लोगों को सीधी टक्कर मार दी। इस हादसे की वजह से वहां मौजूद कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश के सागर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां कलश यात्रा के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में 5 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद इस धार्मिक कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि इस यात्रा में शामिल एक आदमी ने जब अपनी बंदूक से फायरिंग करनी चाही, उसी वक्त उसके हाथ से बंदूक फिसल गई, लेकिन तब तक गोली चल चुकी थी, जिससे वहां मौजूद कुछ लोग घायल हो गए। इस घटना में घायल हुए लोगों को तुरंत नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी मिलते ही मामले की जांच के लिए वहां पुलिस पहुंच गई। उस हर्षफायर के दौरान कुछ लोग घायल हो गए, इनमें अभी खुरई अस्पताल में भर्ती है, जिनके अभी FIR ली जा रही है। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई गई। स्वीडन में एक द्वीप के पास समंदर में एक कार्गो जहाज में अचानक से आग लग गई। बताया गया कि इस जहाज में लकड़ी का सामान रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। इसके बाद कोस्ट गार्ड के जहाजों को आग बुझाने के काम में लगाना पड़ा। समंदर के बीच कोस्ट गार्ड के ये जहाज हादसे का शिकार हुए कार्गो जहाज को घेरे दिखे। उनसे निकलती पानी की तेज बौछार से उस कार्गो जहाज पर लगी आग को शांत करने की कोशिश की गई। आग की लपटें कुछ शांत हुई तो एक हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज पर फंसे लोगों को बचाने का काम शुरू किया गया। तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे की जांच तीनों सेनाएं मिलकर करेंगी। न्यूज 18 को हादसे की जांच से जुड़ी कुछ अहम जानकारी मिली है, जिनमें सबसे अहम बात यह कि हेलीकॉप्टर के पायलट ने ATC को हादसे से पहले केवल यह बताया था कि वो लैंड करने वाले हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह की डिस्ट्रेस कॉल यानी कोई ऐसा संकेत या संदेश ATC को नहीं दिया जिससे पता चले कि वो किसी संकट में है। पायलट ने सुलूर के ATC को यह संदेश दिया था, जिसके बाद वो वेलिंगटन के हेलीपैड पर उतरने वाले थे। इसीलिए अब हादसे की जांच और भी ज्यादा अहम हो गई है, जिसमें तीनों सेनाओं को शामिल किया जाएगा। एक ट्रायल सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को हेलीकॉप्टर हादसे की जांच का जिम्मा सौंपा गया। इसके साथ लोगों से यह अपील भी की गई है कि जब तक हादसे की जांच पूरी नहीं होती, तब तक किसी भी तरह की अटकलों से बचा जाए। यूपी के मुजफ्फरनगर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां सड़क पर एक तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े कई लोगों को रौंदते हुए आगे निकल गई। इस जोरदार टक्कर के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें ये कार तेजी से कई लोगों को रौंदते हुए सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी में टकरा गई। इससे पहले तेज रफ्तार कार को आता देख सड़क पर चल रहे 2 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन वहां बाइक के पास खड़ी एक महिला इसकी चपेट में आ गई। मैं मोटरसाइकिल लेकर निकलने लग रहा था, मैं भी पीछे भाग के छोड़ी। इसके बाद वहां जमा हुई लोगों की भीड़ ने सड़क पर गिरे घायलों को उठाया। बताया गया कि इस हादसे में 7 लोगों को चोटें आई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वैक्सीन की तीसरी डोज से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। तीसरी डोज की जरूरत को नकारा गया है। सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने इसको नकारा है कि यानी कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी पैर पसार रहा है, अभी तीसरी डोज की
जरूरत नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट की याचिका खारिज कर दी गई है। कोविशील्ड की तीसरी डोज पर थी याचिका। रुंझुन शर्मा की ये खबर है और एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है कि अभी तीसरी डोज की जरूरत नहीं है। इसको लेकर के और डेटा मांगा गया है। रुंझुन मेरी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आप बताइए कि अब ये तीसरी डोज की जरूरत को नकारा है, इसको इस तरीके से लिया जाए जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उससे ज्यादा खतरा नहीं है? देखिए, ये जो एक्सपर्ट कमेटी है, ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर आती है। उनके पास एक एप्लीकेशन आई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, जिन्होंने अपने एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट किया था बूस्टर डोज के लिए। ज्यादा डेटा उनके पास ना होने की वजह से ये एप्लीकेशन सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रिजेक्ट कर दी है। लेकिन जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है जो कि गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाती है, वो अभी भी इसके ऊपर डिस्कशन और डेलिब्रेशन कर रहे हैं। क्या थर्ड डोज या एडिशनल डोज या बूस्टर डोज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल में, हेल्दी पीपल में जा सकती है, उसका पॉलिसी फ्रेमवर्क अभी भी दिसंबर में आ सकता है। लेकिन जो सीरम इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन थी बूस्टर डोज की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। हमको हमारे सूत्रों से ये पता चल रहा है कि अभी भी दिसंबर में हो सकता है कि एक पॉलिसी फ्रेमवर्क गवर्नमेंट के लिए एटलीस्ट रिकमेंडेशन ये एक्सपर्ट पैनल जो टेक्निकल पैनल है वो कर सकता है। ठीक है रुंझुन। मेक्सिको में शरणार्थियों से भरा एक ट्रक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मेक्सिको के जिस दक्षिणी राज्य में यह हादसा हुआ वो पड़ोसी देश ग्वाटेमाला से लगता है। इसी वजह से मध्य अमेरिकी देशों के शरणार्थी वहां से मेक्सिको में घुस जाते हैं और फिर वहां से अमेरिका जाने के लिए ट्रकों को जरिया बनाते हैं। इसलिए इस बार भी शरणार्थियों ने वही तरीका अपनाया और ट्रक में भर भर कर चोरी छिपे अमेरिका जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन इस बार शरणार्थियों की भीड़ ट्रक पर भारी पड़ गई। वो पलट गया और एक पुल से जा टकराया। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें एक तरफ लाशें बिछी दिखीं और उनके साथ ही बुरी तरह जख्मी लोग जिंदगी और मौत के बीच झूलते नजर आए। हालात इतने भयानक थे कि घायलों को बचाने के लिए बीच सड़क पर ही अस्पताल चलता दिखा। राहत कर्मी अपनी जी जान लड़ाए नजर आए। जो सामान अपने साथ लेकर शरणार्थी मेक्सिको में घुसे थे वो सड़क किनारे लावारिस पड़ा रहा। मध्य अमेरिका के गरीब देशों के लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में अपने देशों से भागकर मेक्सिको में घुसते हैं और सपना देखते हैं कि वहां से उसके पड़ोसी अमेरिका में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा हादसा हुआ कि बेहतर तो क्या, बदतर जिंदगी जीने के लिए भी जान ही नहीं बची। बिहार के औरंगाबाद से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों में सड़क पर खड़े एक टैंकर से सरसों का तेल लूटने की होड़ मच गई। बताया गया तेल लीक होने पर ड्राइवर ने टैंकर को रोड के किनारे खड़ा कर दिया था, जिसकी भनक लगते ही लोग टैंकर के पास पहुंच गए। इसके बाद शुरू हुई तेल की लूट। हाथों में बाल्टी, जग और डिब्बे लिए ये लोग टैंकर को घेरे दिखे। सभी मुफ्त के तेल को हासिल करने की कोशिश करते नजर आए। कुछ लोग तो इसकी चाहत में टैंकर पर ही चढ़ गए। आलम ये रहा कि वहाँ लोगों ने सड़क पर बिखरे तेल को भी नहीं छोड़ा। तेल का एक टैंकर फट गया है जी, तेल रास्ते पर NH पर गिरा है। लोगों की इस हरकत से वहाँ जैम जैसे हालात हो गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को वहाँ से हटाया।